के बारे में। ओके, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ओके, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज अ प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की प्लेस पर यूज होता है एंड इट इज यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हम कोई कहानी कहने लगे, देयर वॉज अ किंग, द नेम ऑफ द किंग वॉज अकबर, अकबर वॉज अ वेरी ग्रेट किंग, अकबर हैड अ ग्रेट एम्पायर, अकबर हैड अ लवली सन, अकबर सन नेम वॉज सलीम। तो इसमें आप देखेंगे ये शब्द है अकबर, बार बार आ रहा है, इट इज बीइंग रिपीटेड। ओके, और रिपीट होने की वजह से थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगता है। सो टू अवॉइड दिस रिपीटिशन वी यूज सच सम वर्ड्स। ओके, एंड दीज वर्ड्स दोज आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, या किसी नाम के प्लेस पर यूज किए गए हैं, उनको हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द यूजेस प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 फॉर्म्स। और यूज के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस को 8 फॉर्म में बांटा जा सकता है। और इसको यदि हम शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहें तो प्राइड रीड से याद कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि यही शॉर्ट फॉर्म होगी, यू कैन मेक योर ओन शॉर्ट फॉर्म आल्सो। ओके, P for personal, okay, personal pronoun, R for reflexive pronoun, I for indefinite pronoun, D for demonstrative pronoun, E for emphatic pronoun, R for relative, I for interrogative, and D for distributive pronoun. Now, what is personal pronoun? Personal pronoun क्या होता है? Personal pronouns stand for 3 person. Personal pronoun 3 persons के लिए stand करते हैं, जिसमें हम 3 पर्सन काउंट करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम स्पीकर बोलते हैं, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन whom we are talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, पर्सन के अकॉर्डिंग उनके, तो यदि वो एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो सब्जेक्टिव केस होगा, और उसका यदि कोई पोजीशन है तो पॉजिटिव केस होगा, और यदि उसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है दैट विल बी ऑब्जेक्टिव केस। तो नाउ वी सी फर्स्ट पर्सन आर आई एंड वी, और उसके पॉजिटिव केस होंगे, आई का होगा माइन एंड वी का होगा आर्स। ओके, और ऑब्जेक्टिव केस आई का मी होगा, और ऑब्जेक्टिव केस वी का अस होगा। यू का पॉजेसिव केस, यू जो कि एक सब्जेक्टिव केस है, उसका पॉजेसिव केस योर्स होगा, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन जो होगा। ओके, और ऑब्जेक्टिव केस होगा यू। इसी के साथ साथ थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और वन। ही के लिए पॉजेसिव केस होगा हिज, यस, यस। देखो, एक एक चीजें चलती रहेंगी, यदि हम सारा पूरा एक टेंस में ही लेके चलेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले एक सेंटेंस के आप रूल, मतलब एक टेंस के रूल याद कर लीजिएगा, उसके बाद ग्रामर के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक वो चलेगा, फिर दूसरे टाइप के टेंस पर आएंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक आएगा। ओके, तो एग्जाम में सब कुछ आने वाला है। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, ठीक है, वो आ जाएगा, डोंट वरी। सर एक बार टेंस की पीपीटी सेंड कर दीजिएगा। ओके, सो ही का पॉजेसिव केस हिज होगा और ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का पॉजेसिव केस हर या हर्स होगा, इट का इट्स होगा पॉजेसिव केस, दे का देयर्स होगा, वन का वंस होगा। ओके, और ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम, शी का हर, इट का इट रहेगा, दे का देम, एंड वन का वन ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। ओके, अब आपको ध्यान रखना है पॉजेसिव केस मेनली माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स और वंस है, पॉजेसिव प्रोनाउन है ये। ओके, जो माय होता है ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और योर है वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ हिज है वो भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ओके, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो ये शब्द है यानी माय,
आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके साथ बाद में हमें नाउन का प्रयोग करना होता है। और इन शब्दों के बाद में यदि नाउन का प्रयोग होगा तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बल्कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। ओके, यदि हम प्रयोग करते हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स और वंस, और इनके बाद में हम वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ये शब्द लास्ट में भी आ सकते हैं। ओके, तो वो होंगे पॉजेसिव प्रोनाउन का पार्ट। अंडरस्टूड? तो जिसमें पॉजेसिव वर्ड के साथ में कुछ नाउन भी ऐड हो रहा है या कुछ और शब्द ऐड हुआ है, दैट विल बी पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, अदरवाइज जो ऐड नहीं है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो उसके एग्जांपल तो हमने आपको बता दिए हैं। ओके, अब ये देखना है कि यदि ये तीनों ही प्रोनाउंस या तीनों पर्सन्स एक साथ में आ जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन तीनों एक ही सेंटेंस में आएंगे, तो सीक्वेंस में हम कैसे लगाएंगे? हमें उसको फर्स्ट सेंटेंस को 2 3 1 के ऑर्डर में सेट करना है यदि वो पर्सन्स का प्रयोग किया गया वहां पर। ओके, 2 3 1 का मतलब है उसमें पहले सेकंड पर्सन का प्रयोग होगा। सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं? यू, केवल यू होता है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और किसी का नेम। नेम हालांकि वो नाउन का पार्ट है। ओके, और वन आ जाएगा तो उसके बाद फर्स्ट पर्सन में यानी आई और वी का प्रयोग है, देन वी हैव टू यूज। So we can say Ram, I and you were going to Delhi. Ram, मैं और आप दिल्ली जा रहे थे। But now we have to see that Ram can be called as the third person here. I is first person and you is second person. According to this rule, we have to set them in 2 3 1 order. So first we have to use the second person, then the third person, and finally we have to use first person here. So the correct sentence will be you, Ram and I were going to Delhi. Second example of this type of uh, setting or arranging the personal pronouns, if second or third person comes at the same time. Okay, so we have to use second at the first and third will be at the second position. As Ram and you can solve the question. So Ram, we can say it is Ram is the third person here. Now it is noun, but if he was used here, हम उसको third person मान के चलते हैं. Understood? Is there any problem? So now we have to arrange them. Second person will be at the first and third person or the name will be on the second position. So the correct answer will be you and Ram can solve the question. If first or third person comes and we have to arrange them, so third person will come at the first and first person will come at the second position. As I and Ram can solve the question, but this is totally wrong because according to this rule, I told you that third person will come at the first and first person will come at the second position. So here the correct will be Ram and I can solve the question. Then if the first and second persons come at the same time in one sentence, how can we arrange them? Second person will be used as the first and first person will be used on the second position or second number. So the correct sequence of the pronouns will be you and I can solve the question. Understood? सर Yes. सर एक मेरी क्वेरी थी सर सिलेबस के रिगार्डिंग, इंग्लिश के सिलेबस के। हाँ सर, सिलेबस Yes. में है कि ग्रामर में सर आपने नाउंस भी पढ़ा दिया है, प्रोनाउंस भी। प्रोनाउन ओके, तो ये था कि फर्स्ट और सेकंड या सेकंड और थर्ड या फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही पर्सनल प्रोनाउंस एक साथ में आ जाएं तो किस तरह से हम उनको यूज करेंगे। अब इसके बाद है, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रूल बताया था फर्स्ट नंबर पे, क्या था वो कि जिस जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आ जाएंगे एक साथ में तो उनको 2 3 1 के ऑर्डर में करना है। ओके,
बट इसका एक्सेप्शन भी है, वो तब है जब कोई वर्क वो इलीगल वर्क हो, 1 to 3 के रेशियो में हो, सॉरी प्रपोज उसमें होगा, अरेंजमेंट होगा उनका सेटिंग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे यू, आई एंड राम, नाउ यू हैव टू सी यू क्या सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन और राम इसमें हम इसको थर्ड पर्सन मान के चल सकते हैं, हालांकि ये नाउन है, ओके। यदि हम इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, हेलो, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड पर्सन दिए गए हैं, अब इनको अरेंज और यहाँ पर ये इलीगल वर्क है, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू किल राजू, so killing is an illegal work or the bad work, that is why we have to change the arrangement or the sequence of personal pronouns here, so first person will be at the first, second will be at the second and third will be at the third position, okay। इस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। After that, if a different kinds of person come together and the first person is also present, यदि वो अलग अलग तरह के पर्सन यूज किए गए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, तब हम उसका जो पोजीशन शो करेंगे वो आर बन जाएगा, ठीक है, यानी आवर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम कह रहे थे ही, यू एंड आई, ही, यू एंड आई आर वर्किंग, हम, वह, तुम और हम काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देयर वर्क होगा, हिज वर्क होगा, या आवर वर्क होगा, या माय वर्क होगा, इसमें होगा आवर वर्क, क्योंकि हम अपना कर रहे हैं काम, ओके। देन इफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पर्सन कम टुगेदर एंड फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट, यदि अब इसके अपोजिट एक दूसरी सिचुएशन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था लेकिन अब यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है, तब हम उसमें आर की जगह योर कर लेंगे, ठीक है। जैसे यू एंड राम हैव कंप्लीटेड हिज वर्क के प्लेस पर जो हिज शब्द लिखा गया है इसके प्लेस पर योर हो जाएगा, ये क्योंकि इसमें यू भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ओके। आफ्टर दैट दे प्लस हु का प्रयोग नहीं होता है, दे के प्लेस पर दो जो होता है, ओके। और जो वन का प्रयोग होगा, और वन के साथ में यदि वो सिंगल है, क्योंकि वन क्या है, वो सिंगुलर है, ओके, तो उसमें हिज या हर का प्रयोग होगा, लेकिन वन का प्रयोग एज एन एवरीबॉडी और एनीबॉडी की तरह से प्रयोग किया जा रहा है, तो वंस होगा, ठीक है, पोजीशन में, अंडरस्टूड। जब वन का प्रयोग किया जा रहा है सिंगल की तरह से ही है, वो सिंगुलर की तरह, और उसके बाद में कोई वर्ब है, और उसके साथ में हम हिज या हर का प्रयोग करेंगे पोजीशन के लिए, और यदि एवरीबॉडी या एनीबॉडी के साथ में वर्ब है तब हम वंस का प्रयोग करेंगे पोजीशन शो करने के लिए, ठीक है। Now we have to note one thing in the sense of single one off, यदि one off का प्रयोग किया जा रहा है, one off के बाद में प्लूरल आएगा, लेकिन इसके लिए जो पोजीशन है हिज या हर का प्रयोग किया जाएगा, जैसे भी हम बता रहे थे, वन के साथ में हिज या हर का प्रयोग होगा, और यदि एनीबॉडी या एवरीबॉडी है तो क्या प्रयोग होगा, वंस होगा, उसमें हिज है, इसमें वंस है। अब इट का प्रयोग कहाँ पर होता है, इट इज थर्ड पर्सन, ओके, और इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग, सिंगुलर थिंग के लिए होता है, इसी के साथ साथ एनिमल्स के लिए होता है, और फिर कोई जो लिटिल बेबी है उसके लिए भी होता है, एंड कोई नेचुरल इवेंट है उसके लिए भी होता है, जैसे इट इज संडे टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, ओके। Then it comes as the subject of an emphatic sentence. Emphatic sentence में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे it is I who can solve this question, किसी को emphasize करने के लिए है, and it comes to make a pre-statement about something, किसी के बारे में pre-statement कहने के लिए भी
इट का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ पोस्ट स्टेटमेंट में भी। प्री स्टेटमेंट यानी किसी स्टेटमेंट से पहले कुछ जो कहा गया है दैट इज प्री स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के साथ में और उसके बाद में प्रयोग किया गया कोई और शब्द भी दैट इज द पोस्ट स्टेटमेंट। जैसे इट इज राइट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेन स्टेटमेंट तो यहाँ पर यह है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन इट इज राइट जो लिखा गया है ये इसका प्री स्टेटमेंट है। इसको यदि हम बाद में लाने लगे दिस इज राइट तो, और उससे पहले है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये पोस्ट स्टेटमेंट होगा। तो पोस्ट में हम दिस का प्रयोग करेंगे और प्री में हम इट का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। A word used at the place of noun that reflects the work of subject to the subject is called reflexive pronoun. एक ऐसा शब्द जो नाउन के प्लेस पर प्रयोग किया जाता है और इसके वर्क का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर ही होता है, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। ओके, आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आर सेल्व्स, योर के लिए योर सेल्फ एंड योर सेल्व्स, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हरसेल्फ, इट के लिए इटसेल्फ, दे के लिए देमसेल्व्स और वन के लिए वन सेल्फ। अब यहाँ पर यू के लिए दो अलग अलग प्रयोग किए गए हैं शब्द, एक में योर सेल्फ है और एक में योर सेल्व्स है। याद रखना है कि योर सेल्फ तब प्रयोग होगा जब एक पर्सन से रूबरू हो रहे हैं, और योर सेल्फ तब होगा जब हम एक से ज्यादा पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन हुआ है वर्क का वो सब्जेक्ट पर ही हुआ है, यानी कि जो उंगली कटी है वो सब्जेक्ट ने ही काटी है और सब्जेक्ट की ही कटी है। ओके, तो एक्शन क्या हुआ था, सब्जेक्ट ने किया और रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर ही हुआ। आई टॉक टू माई सेल्फ, मैं खुद से बातें करता हूँ, तो यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, और इफेक्ट भी सब्जेक्ट पर ही हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड। Then indefinite pronoun. Third number is indefinite pronoun. A word used at the place of noun that shows the noun in indefinite way is called indefinite pronoun. एक ऐसा word जो नाउन के प्लेस पर प्रयोग किया जाएगा और नाउन को ये एक indefinite वे में शो करता है, it is called as indefinite pronoun. इसमें हम किसी की कंफर्म काउंटिंग नहीं बताते हैं। ओके, दैट इज व्हाई इट इज इनडेफिनिट, यानी कि श्योरिटी नहीं है, डेफिनिट नहीं है वहां पर। ऑल, सम, मोस्ट, मैनी, फ्यू और लिटिल, दीज वर्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन। और ये कहाँ कहाँ पर आते हैं, इट कम्स फॉर द काउंटेबल नाउन, गेट्स अ प्लूरल फॉर्मेशन एंड यूजेस प्लूरल वर्ब। ये जब मोस्ट का प्रयोग किया जा रहा है, जहाँ पर प्लूरल फॉर्मेशन में आएगा तो प्लूरल वर्ब ही यहाँ पर प्रयोग होगी। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट क्या है, मोस्ट मीन्स होता है बहुत सारे। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं जिसमें दैट इट इज प्लूरल, तो वर्ब भी यानी हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल यूज होगी। इसके प्लेस पर आर का प्रयोग होगा सेंटेंस में, आप देख सकते हैं दिस वन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज लेबोरियस इन माय क्लास, इसके प्लेस पर हमको आर का प्रयोग करना है। Then if it comes for an uncountable noun, यदि वो uncountable noun के साथ में आए तो सिंगुलर फॉर्मेशन होगी वर्ब की। ओके, और सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगा, सिंगुलर ही उसको माना जाएगा। जैसे मोस्ट ऑफ द राइस आर बॉइल्ड इन माय किचन, एज वी नो दैट राइस इज uncountable thing. Okay, and for uncountable thing we have to use singular verb, हमें singular verb का प्रयोग करना है। ओके, then next one is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun are used to point out Sir? something. Yes, सर yes. एक बार रिपीट कर दीजिए जो अभी बताए थे आपने terms. कौन सा वाला, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब वाले. indefinite pronoun, Yes, सिंगुलर और yes sir. प्लूरल वर्ब वाले। अच्छा,
काउंटेबल वाले थे ये, ठीक है। जो मोस्ट का प्रयोग यदि हम कर रहे हैं, या सम का, या मैनी का, मच का, या फ्यू का, या लिटिल का। देखो ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल मतलब सभी, और ऑल का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। ऑल का प्रयोग यदि हम उसको एज ए होल मान के चले, यानी कि सबको हम एक मान के चले, तो वहां पर वो सिंगुलर माना जाता है। जैसे ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर ऑल क्या है? वो सिंगुलर है, ठीक है। और यदि हम इसी शब्द को कहने लगे ऑल आर वेल, यानी कि सभी ठीक हैं, ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंस सही है। ऑल इज वेल भी सही है एंड ऑल आर वेल भी सही है अपनी जगह पर, क्योंकि ऑल इज वेल का मतलब है हमारा कोई भी एक वर्क है, ओके, दैट इज वेल। जैसे हम कहने लगे फैमिली कैसी है? ऑल इज वेल, यानी कि पूरी फैमिली एक वर्ड हो गया वो ऑल इज वेल। और यदि हम कहने लगे हर व्यक्ति ठीक है, यानी हर एक, सब लोग यानी कि ठीक है, ऑल आर वेल, अजय भी, विजय भी, श्याम भी, गीता भी, जो भी कुछ है सभी ठीक है। तो यहाँ पर ऑल प्लूरल माना जाएगा, और एज ए होल मानेंगे वो सिंगुलर होगा। इसी के साथ साथ सम, सम को यदि हम प्लूरल माने तो जैसे सम ऑफ हो गया, तो वो प्लूरल माना जाएगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग टुडे, कुछ स्टूडेंट्स आज आ रहे हैं, तो वो क्या होगा? प्लूरल। लेकिन और ये भी ध्यान रखना है, वो यदि काउंटेबल प्लूरल है वो सम, ठीक है। जैसे सम स्टूडेंट्स, वो प्लूरल हो गया, स्टूडेंट बहुत सारे हो गए, अनकाउंटेबल भी है वो ऑटोमेटिकली, तो क्या होगा? वहां पे प्लूरल फॉर्म होगी, ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर कमिंग, ठीक है। और यदि हम इसको अनकाउंटेबल माने, जैसे कि सम राइस इज नॉट बॉइल्ड, कुछ चावल पका हुआ नहीं है, ठीक है, तो वहां पे सम होगा, उसमें 1 2 3 नहीं हम काउंट करेंगे, वहां पे क्वांटिटी फुल होगी जैसी भी, और वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। इसी के साथ अभी मोस्ट का भी बताया था। मोस्ट ऑफ द के साथ में यदि मोस्ट ऑफ द लिखा हुआ है और मोस्ट ऑफ द के बाद में प्लूरल है काउंटेबल, तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। और लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल जैसे कि वाटर है, सब्सटेंसेज है, मटेरियल है, वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो वहां पर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ओके। मैनी, मैनी प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है, लेकिन मैनी अ मैन आ जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से फ्यू सिंगुलर ही है, ठीक है, और प्लूरल भी माना जाता है। जैसे फ्यू काउंटेबल में आएगा और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, लेकिन फ्यू अनकाउंटेबल के साथ में प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी, ओके। आफ्टर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी को पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ओके। दिस का प्रयोग तब होगा जब कोई चीजें पास में है, ओके। द थिंग्स विच इज सिंगुलर एंड इट इज नियरर टू द स्पीकर, कि वो चीज सिंगुलर है और वो स्पीकर के पास में है। जैसे दिस इज अ लैपटॉप, दिस इज माई फैन, दिस इज माई कार, दिस इज माई डायमंड, दिस इज माई गोल्ड रिंग, ओके। तो यहाँ पर हम दिस का प्रयोग करेंगे और वो सिंगुलर नाउन है और वो स्पीकर के पास में है। सेकंड है दिस, तब भी प्रयोग किया जाता है जब हम समवन या समथिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, मीट हिम, दिस इज माई ओल्ड फ्रेंड, इससे मिलो, ये मेरा ओल्ड फ्रेंड है। हम उसको ही नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दिस कम्स टू मेक अ पोस्ट स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, किसी के बारे में पोस्ट स्टेटमेंट कहने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे भी मैंने बताया था, प्री का प्रयोग तब होगा जब, सॉरी, इट का प्रयोग तब होगा जब प्री स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से पहले भी कुछ और कहा गया, दैट इज द प्री स्टेटमेंट, तब वो इट का प्रयोग होगा। लेकिन पोस्ट स्टेटमेंट के लिए दिस का प्रयोग होगा, ठीक है। दैट का प्रयोग कब होगा? दैट कम्स टू डेमोन्स्ट्रेट सिंगुलर नाउन दैट इज फार फ्रॉम द स्पीकर। ये तो दिस का प्रयोग हमने बताया था कि जो
सिंगुलर नाउन है और स्पीकर के पास में है, और इसके अपोजिट जो सिंगुलर नाउन है लेकिन स्पीकर से दूर है, वहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। लुक देयर इन द कॉर्नर, दैट इज माय ओल्ड कार। ओके, दैट कम्स टू मेक वंस रिकॉग्निशन, किसी के रिकॉग्निशन या पहचान के लिए भी दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दैट कम्स टू मेक, सॉरी, लुक देयर ऑन द स्टेज, दैट इज कादर खान इन रेड टी शर्ट। स्टेज पर देखो, वो कादर खान लाल टी शर्ट। इफ वी टॉक अबाउट टू पर्सन और द थिंग, this, if we talk about two person or the thing, use this to denote second one and that for first one। यदि हम दो पर्सन या दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो this का प्रयोग हम करेंगे सेकंड के लिए, और that का प्रयोग करेंगे हम फर्स्ट चीज के लिए। ओके, जैसे सोनिया एंड अडवाणी बोथ आर गुड लीडर, दिस बिलोंग्स टू बीजेपी एंड दैट बिलोंग्स टू कांग्रेस। तो दिस का प्रयोग हम क्या करेंगे, जो इसके जस्ट बराबर वाला है, ठीक है, इसके साथ में। ओके, यानी कि जैसे हम मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन वाला करते हैं ना, फर्स्ट को लास्ट में, सेकंड को थर्ड से कनेक्ट करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हम कैसे कनेक्ट करेंगे, दिस को कनेक्ट करेंगे इसके बराबर वाले से, ठीक है, और जो सेकंड वाला है यानी लास्ट वाला है उसको हम, यानी दैट को कनेक्ट हम करेंगे फर्स्ट से। ओके, उसके बाद है दीज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इट कम्स टू डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल नाउन्स दैट आर नियरर टू द स्पीकर, ये उन प्लूरल नाउन के साथ में प्रयोग किया जाता है जो स्पीकर के पास में है। लुक हियर, दीज आर माय न्यू कार्स, यहाँ देखो ये मेरी नई कारें हैं। ओके, दोज का प्रयोग होगा इसके अपोजिट है, और प्लूरल है बट फॉर स्पीकर से दूर है। लुक देयर इन द कॉर्नर, दोज आर माय ओल्ड कार्स। ओके, इसी के साथ साथ एक पॉइंट हमें याद रखना जो है, दे दोज प्लस हु कम्स एज द रिप्लेसमेंट ऑफ दे प्लस हु। दे प्लस हु के रिप्लेसमेंट पर दोज प्लस हु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दे हु आर सिटिंग इन माय क्लास आर मैड, दिस इज रॉन्ग, दे के प्लेस पर होगा दोज हु आर सिटिंग इन माय क्लास आर मैड। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, a word used at the place of noun that emphasize the noun is called emphatic। जो emphasize करने के लिए, नाउन को emphasize करने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, that is called emphatic pronoun। myself, yourself, himself, herself, itself, themselves, ये सब emphatic pronoun है। इसके फैक्ट्स हमें देखते हैं। Each and every personal pronoun gets its personal particular emphatic form। हर पर्सनल प्रोनाउन की एम्फेटिक फॉर्म होती है, उसमें जब हम सेल्फ या सेल्फ ऐड कर लेते हैं, जैसे आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, या योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ। एंड इट कम्स जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब, ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आता है और वर्ब से पहले आता है। ओके, इसके मीनिंग होती है खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही, ठीक है। जैसे आई हिमसेल्फ वन कैन डू दिस वर्क, अब अकॉर्डिंग टू द रूल हिमसेल्फ यूज नहीं होगा आई के साथ में, क्योंकि ये हम एम्फेटिक की बात कर रहे हैं तो माई सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। और ये कहाँ आएगा, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रयोग किया जाएगा। ओके, interrogative pronoun, as the name denotes, the words those are used in the place of nouns and those are used to ask questions are called as interrogative pronouns।
A word which used at the place of noun that arise question for the noun is called interrogative pronoun. The words are who, which, what, and whom. Uses of interrogative pronoun. First is who comes to arise question for human beings. Who का प्रयोग हम कब करेंगे जब human being के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं. Who is, जैसे राम is a dancer, who is a dancer. Whose comes to arise question for the position of human beings. Human being की positions के लिए whose का प्रयोग किया जाता है. जैसे राम्स ब्रदर इज ए डांसर, तो हम राम्स ब्रदर के प्लेस पर whose brother is a dancer. Whom comes to arise question for human being that is the object of a sentence. यानी whom का प्रयोग तब होगा ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए जो उसका ऑब्जेक्ट हो. यानी ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन को पूछने के लिए हम whom का प्रयोग करेंगे. जैसे राम किल्ड रावण. whom did राम किल, राम ने किसको मारा, रावण को. और यदि हम who killed रावण करेंगे का प्रयोग करेंगे तो क्या है वो दूसरा वाला तरह का है, लेकिन वहां पर हम who का प्रयोग कर रहे हैं सब्जेक्ट में. ठीक है, इंटरोगेटिव के लिए. What comes to arise question for neuter gender and that is the object of a sentence. What का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए न्यूट्रल जेंडर के क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है और एज ए सब्जेक्ट ये प्रयोग किया जाता है. जैसे प्लास्टिक इज बर्निंग द रूम. प्लास्टिक रूम को जला रही है, तो व्हाट इज बर्निंग द रूम होगा, हु इज बर्निंग द रूम नहीं होगा. लेकिन यदि हम हु का प्रयोग करेंगे तो आंसर हमें पर्सन में मिलना चाहिए. इसलिए अजय इज बर्निंग द रूम, शी इज बर्निंग द रूम. ओके. What comes to arise question for a neuter gender that is the object of a sentence also. और what का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर के क्वेश्चन को करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि सेंटेंस का ही एक ऑब्जेक्ट होता है. ओके. जैसे आई हैव बॉट प्लास्टिक, मैं प्लास्टिक लाया, तो हम क्या कह सकते हैं व्हाट हैव आई ब्रॉट, मैं क्या लाया. यदि हम प्लास्टिक के प्लेस पर कुछ और लिखते और यहाँ पे कोई पर्सन का नाम होता तो क्या होगा, whom होता. लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का नाम है, नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, न्यूट्रल जेंडर है, वहां पर हम व्हाट का प्रयोग करेंगे. ऑफ विच कम्स टू अराइज क्वेश्चन ऑफ द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर के लिए हम ऑफ विच का प्रयोग करेंगे जब न्यूट्रल जेंडर का पोजीशन हो. ओके. जैसे निब ऑफ द रेड पेन इज ब्रोकन. ऑफ विच निब इज ब्रोकन, किसकी निब टूट गई. What comes to arise question for the human being also to know one's name or occupation. What का प्रयोग होता है ह्यूमन बीइंग के लिए नाम जानने के लिए और या फिर ऑक्यूपेशन जानने के लिए. व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. माय नेम इज प्रीतम. व्हाट इज योर फादर्स नेम, माय फादर इज हु. व्हाट इज योर फादर कहेंगे तो इसका मतलब हम उसका ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं. ठीक है, या हम कहने लगे व्हाट इज योर फादर्स नेम, तब हम उसका नाम पूछ रहे हैं. ओके. What comes to arise question for human being, ये तो हमने बता दिया है. Which comes to arise question for human beings and neuter gender both to make questions plus selection. Which का प्रयोग हम ह्यूमन बीइंग के लिए और न्यूट्रल जेंडर दोनों के लिए कब कर सकते हैं, जब हम उसमें से सिलेक्शन करेंगे. जैसे which of you can solve the question, आप में से कौन क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है. तो हम इसमें सिलेक्शन कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन कर सकता है. तब ये पर्सन के लिए है. लेकिन जब विच का प्रयोग करेंगे तब भी हमें सिलेक्शन करना है, लेकिन विच का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर के लिए होगा. व्हाट का प्रयोग नहीं, सॉरी, विच का प्रयोग भी तब हम कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हमें मेन चीज ध्यान देनी है कि वहां पर हमें सिलेक्शन करना है. आफ्टर दैट relative pronouns. Relative pronouns are the word those are used at the place of noun that makes relation of the noun. Okay, जो noun का relation show करे ऐसे words को find out कर, जो
प्रयोग किए जाते हैं वर्ड्स, वो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ओके, इनके एग्जाम्पल हैं हु, which, what, whom and that. Who comes as relative pronoun for human being that is the object of a subject. Human being के लिए जो कि उसका एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसके लिए प्रयोग किया जाता है राम who is a dancer is my friend. which नहीं होगा, which में सिलेक्शन हो जाएगा, ओके, लेकिन राम who is a dancer is my friend, राम जो कि एक डांसर है मेरा फ्रेंड है। whom का प्रयोग कब हम करेंगे? whom का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए करेंगे और एज एन ऑब्जेक्ट करेंगे। which का प्रयोग होगा एज ए सब्जेक्ट और whom का प्रयोग होगा एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, कभी कभी whom के प्रयोग पर, whom के स्थान पर who का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? हेलो, किसी तरह का क्वेश्चन? नो? जी सर। हाँ बोलिए। हेलो यस, सर, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में थोड़ा डिफरेंस बता दो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक्शन का असर सब्जेक्ट पर ही होता है, ठीक है। जैसे आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, सब्जेक्ट ने काम किया और सब्जेक्ट के ऊपर ही इसका असर होना है, ठीक है। मैंने अपनी उंगली काट ली, तो काटी किसने? मैंने। किसकी कटी? मेरी ही कटी, ठीक है। तब वहां पे रिफ्लेक्सिव होगा। अंडरस्टूड? और एम्फेटिक में क्या होता है? एम्फेटिक में एम्फेसाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एम्फेसाइज मतलब किसी पर प्रेशराइज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स आपको बताए भी गए थे अभी। आई हिमसेल्फ कैन, सॉरी, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। यहाँ पर हम देखेंगे आई मतलब सब्जेक्ट है और एक्शन क्या है? डू मतलब करना, और क्या किया जा रहा है? वर्क किया जा रहा है। अब आप देखेंगे जो वर्क है वो बेशक मेरा है, लेकिन काम देखो, करना है, क्या करना है? काम करना है, तो करने का असर काम पर होगा ना कि हम पर होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ पर ये एम्फेटिक होगा। लेकिन यदि हमने दूसरा शब्द, जो दूसरा सेंटेंस बोला था, आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, मैंने अपनी उंगली काट ली, तो यहाँ पर हमने वर्क किया काटना। किसकी कटी उंगली? हमारी ही कटी। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अब हम बात कर रहे थे किसकी? इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हो गया है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो गया है, एंड लास्ट वन इज डेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं ऐसे नाउन्स को शो करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करे। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ठीक है। ईच का प्रयोग, एक सेकेंड, ईच, एवरी, एवरीवन और नाइदर और आइदर, इसके कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। जो एवरीवन है, एवरीवन सिंगुलर होता है क्योंकि इसमें वन लिखा हुआ है। एवरीवन या एवरीबॉडी सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब ही यहाँ पर प्रयोग की जाएगी, ठीक है। जब तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कनेक्टेड विद एंड आल्सो मेक अ सिंगुलर फॉर्मेशन यूज सिंगुलर वर्ब। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कनेक्ट हैं और सिंगुलर फॉर्मेशन में है तो उनकी सिंगुलर ही वर्ब होगी। जैसे ईच एंड एवरी या ईच एंड एवरी वन, क्या है? ये सिंगुलर ही माने जाते हैं, ईच एंड एवरी वन, ठीक है। दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं तो वो सिंगुलर फॉर्मेशन बनाएंगे और सिंगुलर ही वर्ब प्रयोग की जाएगी, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है, फिर ऑफ है, फिर प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है, फिर सिंगुलर वर्ब होगी उसके साथ में। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पहले प्रयोग किया गया, यानी कि ईच, एवरीवन, आइदर या नाइदर का प्रयोग, या एवरीबॉडी या नोबॉडी का प्रयोग है, और उसके बाद में ऑफ लिखा गया है, फिर प्लूरल नाउन है चाहे बेशक, या प्रोनाउन भी है, हमें उसमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स,
इज होगा वहां पर, क्योंकि हमारे लिए मेन फोकस है ईच, ठीक है। या वन ऑफ भी होगा तो भी हम वहां पर सिंगुलर ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ईच और एवरीबॉडी या एनीबॉडी या समबडी, सॉरी एवरीबॉडी, इन सब का मतलब वन से माना जाता है, ये वन को डिनोट करते हैं और इसीलिए सिंगुलर वर्ब यहाँ पर प्रयोग की जाएगी। इसके बाद है यदि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रयोग किया गया है, तब हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे वी ईच आर, ठीक है, वी तो प्लूरल के लिए यहाँ वी और ईच प्लूरल के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए प्लूरल वर्ब ही यहाँ पर प्रयोग की जाएगी। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? उसके बाद है आइदर, यस सर जो आपने बोलिए। इंट्रो में जो बताया था हु और हुम का है सर, उसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। जैसे कि आपने बताया था एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म के बेस में यूज होता है, तो सर कभी कभी जैसे कि उसमें आते हैं ना क्वेश्चंस में, जैसे कि मतलब उसमें रॉन्ग वर्ड उसे करेक्ट करना होता है एक्चुअली। देखो, यदि यदि हमें प्रोनाउन नहीं है और यानी स्टार्टिंग में दे दिया हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो अब हु जो है वो सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है, वो इंटेरोगेटिव है यहाँ पर, हु यहाँ पर सिंगुलर है, वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और क्योंकि हु का मतलब हमें आंसर हमें पता नहीं कि कौन है, एक है या दो है। हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, चाहे वो 10 भी खड़े हैं, हम हु आर नहीं कहेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो वहां पर हु सिंगुलर का काम करेगा। ओके, इसके बाद यदि उसका प्रयोग दे दोज के साथ में हो रहा है, या हु का प्रयोग दे या दोज में देखना है, तो वहां पर दोज का प्रयोग किया जाएगा, दे हु नहीं होगा, दोज हु होगा। फिर हुम की हम, और हु क्या होता है, वो एज ए सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट, और हुम है एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। एज ए सब्जेक्ट जैसे ही ब्रोट अ बकेट, एक, हाँ मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। एज ए सब्जेक्ट कब काम करेगा, जैसे ही बॉट अ बकेट, वो एक बाल्टी लाया, तो अब हम इसमें क्या कहेंगे, बाल्टी कौन लाया, हु ब्रोट अ बकेट, ठीक है, अंडरस्टूड। इसके बाद राम किल्ड रावण, इसमें हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, हु का भी और हुम का। यदि हम हु का प्रयोग करेंगे तो एज ए सब्जेक्ट माना जाएगा, जैसे हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा। और यदि हम इसका हुम का प्रयोग करना चाहें, होम डिड राम किल, राम ने किसको मारा, ठीक है, तो हुम का प्रयोग हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट हेयर, और हु का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर प्रयोग हमने किया है। अंडरस्टूड? हेलो हेलो, किसकी क्वेरी थी? हो गया सर, हो समझ गया। में आ गया? जी सर। ओके, ये पॉइंट जरा लिखते भी रहा करो आप लोग, हाँ सर, लिख लेते हैं उसे, ठीक है, मतलब साथ ही साथ। जी सर। वेरी गुड। ओके सर, थैंक यू सर। चलो आज सेंड करना किस किस ने क्या लिखा है, एक दो बच्चे तो करते हैं, लिखते हैं, राइटिंग में करते हैं कुछ वर्क। तो ये रूल्स आप देख लीजिएगा एक बार, ओके। इसके बाद है सॉरी, बोथ, प्लूरल नाउन प्लस प्रोनाउन के साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रयोग किया गया तो प्लूरल वर्ब होगी वहां पर। जैसे वी ईच वाला हमने आपको एग्जांपल बता दिया था, वी ईच आर लेबोरियस इन आवर क्लास, ठीक है। और यदि हम केवल ईच का प्रयोग करें, ईच ऑफ अस इज लेबोरियस होगा, ठीक है, ईच ऑफ के साथ में सिंगुलर प्रयोग होगा, लेकिन उससे ईच के साथ में पहले ही प्लूरल यूज किया गया है, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ओके, आइदर और एनी या एनीवन के साथ में क्या होगा, आइदर इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट वन फ्रॉम गिवन टू ऑप्शन, आइदर तब होगा जब दो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमें सिलेक्ट करना है, चूज करना है। जैसे आइदर राम, आइदर ऑफ राम एंड श्याम कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, राम या श्याम में से आइदर मतलब होता है कोई भी इसमें से सॉल्व कर सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे एनी नहीं होगा, आइदर होगा। इसके साथ यदि एनी वन का प्रयोग किया गया है तब भी हम क्या करेंगे, उसमें भी हमें एक सिलेक्शन ही करना है, दो या दो से दो से ज्यादा ऑप्शन दिए गए हैं तब एनी होगा, लेकिन केवल दो ऑप्शन दिए गए हैं तब आइदर होगा। ओके, और वो भी पॉजिटिव फॉर्म में। इसके बाद है नाइदर और नन का प्रयोग कैसे होगा। नाइदर का मतलब होता है ना तो, यानी कि वो भी दो के लिए ही चूज करेंगे लेकिन ये नेगेटिव में चूज होता है। जैसे हमने भी प्रयोग किया था, आइदर ऑफ राम एंड श्याम कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। राम या श्याम में से कोई भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। सिलेक्शन हमें करना है तो राम या श्याम। उसके बाद नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे सॉरी, इसमें भी हम सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे और यहाँ पर भी हम सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद है नन का प्रयोग कहाँ पर होगा। इट कम्स टू नेग्लेक्ट ऑल द गिवन मोर देन टू ऑप्शन। दो से ज्यादा ऑप्शन दिए गए हैं तब हम नन का प्रयोग करेंगे। देखो नीदर ऑफ 10 स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि नाइदर का मतलब होता है दो में से सिलेक्शन। ठीक है, दो में से कोई नहीं करेगा, लेकिन यदि दो से ज्यादा ऑप्शन है तब नन होगा। नन 10 स्टूडेंट्स सोल्व दिस। यदि इसी को हम लिखना चाहें, नीदर ऑफ 2 स्टूडेंट्स कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, तब हम इसको सही मानेंगे, क्योंकि नाइदर का प्रयोग केवल दो के लिए भी होता है और नन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए नोट में प्रयोग, नोट की तरह से प्रयोग होता है। ओके, ईच एंड एवरीवन का प्रयोग कहाँ होगा। इट कम्स टू शो टू और मोर देन टू ऑप्शन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव वे। ये दो या दो से ज्यादा ऑप्शन को शो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव वे में। जैसे एवरीवन ऑफ राम एंड श्याम इज वेरी लेबोरियस, यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे हम क्योंकि दो की ही बात कर रहे हैं तो ईच ऑफ होगा। ठीक है, ईच ऑफ मतलब दोनों ही है, यहाँ पर अलग इसमें हर एक है, लेकिन ईच का प्रयोग होता है दो के लिए। ठीक है, और वन अनदर, अदर और वन अनदर को बाद में देखते हैं अभी। एवरीवन का प्रयोग होगा जब दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, जब दो से ज्यादा ऑप्शन होंगे और वो जैसे एवरीवन ऑफ 10 स्टूडेंट इज वेरी लेबोरियस, 10 में से सब बहुत लेबोरियस हैं, 10 स्टूडेंट में से। तो यहाँ पर सभी के लिए है और यहाँ पर इसका मतलब ऑल ही बनता है। ओके, लेकिन सिंगुलर फॉर्म होगी क्योंकि एवरी वन का मतलब वन क्योंकि इसमें ऐड हुआ है, दैट इज वाई हम इसको सिंगुलर मान के चलते हैं। बोथ और ऑल, बोथ का मतलब होता है दो और ऑल का मतलब होता है मोर देन टू। ठीक है, इट बोथ काउंट्स टू शो टू ऑप्शन टुगेदर, दो ऑप्शन को एक साथ में शो करने के लिए। जैसे ऑल ऑफ राम एंड श्याम आर वेरी लेबोरियस। अब ये रॉन्ग है क्योंकि राम और श्याम केवल दो पर्सन हैं, तो इसमें बोथ ऑफ राम एंड श्याम आर वेरी लेबोरियस। ठीक है, राम और श्याम दोनों ही लेबोरियस है। अब ऑल का प्रयोग होगा जब मोर देन टू ऑप्शंस होंगे। ओके, ऑल ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर वेरी लेबोरियस, तब यहाँ पे ऑल का प्रयोग होगा, दो है तो बोथ होगा। ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर का प्रयोग होगा, इट कम्स टू शो अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज। दो पर्सन, दो पार्टीज के बीच में रेसिप्रोकल जो रिलेशन है, यानी कि आपस में एक दूसरे से जो रिलेशन है उसको शो करने के लिए ईच अदर होगा। हालांकि इंटर में एक पोयम है दैट इज डावर बीच, उसमें इस ग्रामर को थोड़ा सा अलग दिखाया गया एक पोयम के अंदर। उसमें लिखा है आ माई लव लेटस टू ट्रू टू वन अनदर। अब वन अनदर तो प्रयोग होता है दो से ज्यादा के लिए, तो उसमें पोयम में ये शब्द गलत है ग्रामर के अकॉर्डिंग। ओके, अभी हमें वहां पर नहीं जाना है, वो तो एक एक्सेप्शन का है। अब वन अनदर का प्रयोग, वन अनदर का प्रयोग होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में रिलेशन शो करने के लिए। ठीक है, जैसे राम श्याम मोहन एंड सोहन हेल्प
ईच अदर इंटरवल, यहाँ पर ईच अदर नहीं होगा, वन अनदर होगा। वन अनदर मतलब हालांकि ये भी एक दूसरे ही इसमें शब्द होता है, और वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे है, ईच अदर का मतलब भी एक दूसरे के लिए ही होता है। लेकिन ईच अदर का प्रयोग होगा केवल दो लोगों के बीच में रिलेशन, वन अनदर का प्रयोग होगा मोर देन टू पर्सन्स, ओके, दो पर्सन से ज्यादा के लिए। अंडरस्टूड? If the two subjects connected with as well as, along with and not, rather than, except, like, unlike, in addition to, accompanied by, यदि इस तरह के sentences यूज किए जा रहे हैं, they get pronoun and verb according to the first subject। जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। यदि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगी वहां पर, ओके। जैसे आई एज वेल एज यू आर एबल टू योर ड्यूटी, तो यहाँ पर हम देखेंगे आई का प्रयोग क्या है, वो क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी आई के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी कि एम होगा। प्रेजेंट की यदि हम बात कर रहे हैं तो एम होगा यहाँ पर, ओके। टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड। हेलो, is there any query? Hello? No? Okay. Two subjects connected with or, not, या not only but also get pronoun and verb according to the second subject। यदि और का प्रयोग या नोर का प्रयोग या नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया जा रहा है तो इसमें वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इसमें तो हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेकंड के अकॉर्डिंग होगी यदि हम और नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, या नॉट ओनली या बट ऑल्सो का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सीता हैज कंप्लीटेड हिज टास्क नहीं होगा, ठीक है, हम उसमें हर टास्क करेंगे क्योंकि हमने क्या प्रयोग किया गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में जो सेकंड सब्जेक्ट है यानी सीता, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउन या वर्ब का प्रयोग करना होगा, ठीक है। प्रोनाउन उसमें क्या है, सीता क्या है, गर्ल है, तो हिज के प्लेस पर हर होगा, ओके। हमें ये ध्यान देना है कि यदि एक सिंगुलर और एक प्लूरल जुड़ा हुआ हो तो सिंगुलर पहले तथा प्लूरल बाद में रखा जाता है, ठीक है। सिंगुलर शब्द है उसको पहले हम यूज करेंगे, आफ्टर दैट प्लूरल शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ओके। So now that was all about pronoun. Your class is over. If you have any question, you can ask. Any doubt?